हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही है। हॉस्टल वार्डन के सबके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं और हमारे तरफ से हमने जो है बाल विकास वाला पोर्शन भी यूट्यूब में डाला है और करंट अफेयर के लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसके साथ जो है हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी कुछ सीरीज लेकर आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जो है इसका फ़ायदा पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, हमारी ऐसी आशा है। और आज जो है कल हमने जो है करंट अफेयर इंडिया के क्वेश्चन डालना चालू किए हैं। उसी में आज जो है दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं। प्रमुख जो है हम लगभग 3-3 लेक्चर बनाने का प्लान किया है भारत और छत्तीसगढ़ का, जिससे कि आपका करंट का टॉपिक कवर हो जाए। तो उसी को आगे हम आज बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने पहले जो है एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे एप्लीकेशन में जिसमें हम CGPSC और व्यापम की तैयारी कराते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उसमें ऑफ़र चल रहा है, 7 तारीख तक के ऑफ़र है, जिसमें CGPSC और व्यापम के जो विभिन्न कोर्स हैं वो मात्र 1000 रुपीज़ में अवेलेबल हैं, जो कि भारतीय मतलब जो कि टोटल सामान्य अध्ययन के कोर्स हैं, भारत और छत्तीसगढ़ दोनों का इंक्लूड होगा उसमें। तो ये आपको मात्र 1000 रुपये में मिल रहा है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों रहेंगी, तो इसे जो है आप परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। कम दामों में ये कोर्स आपको अवेलेबल है। 7 तारीख तक ही ये कोर्स, तो आज ही डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें। चलिए, तो आते हैं हम अपने मुद्दे पर, जो आज का लेक्चर का प्राइम है। तो चालू करने से पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद जो है कौन व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, जो अभी वहाँ के चीफ एडवाइज़र हैं या फिर जो है अभी वहाँ की सरकार देख रहे हैं, इनके बारे में पूछा था। कमेंट में कोई आंसर नहीं आया, मैं बता दे रहा हूँ। मोहम्मद यूनुस जो है वहाँ के अभी चीफ एडवाइज़र हैं, इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमी के लिए। इनने जो है स्मॉल फाइनेंसिंग जो होती है, जो छोटे लेवल पर जो फाइनेंसिंग होती है, उस पर जो है काफ़ी कार्य किया था, तो इसलिए इन्हें पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखेंगे, अभी फ़िलहाल में जो वही चीफ एडवाइज़र हैं वहाँ की गवर्नमेंट के। चलिए, तो आज चालू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हमने लास्ट जो देखा था वो बजट के बारे में देखा था। बजट में एक चीज़ जो रह गई थी, बजट प्रस्ताव में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी, जो चीज़ें रह गई थी। कराधान में जो है कुछ चेंज हुआ है, जो टैक्स ब्रैकेट जो है उसमें कुछ बदलाव हुआ है, जो छोटे से बदलाव हैं वो देख लिए। बाकी तो हम देखते हुए आए हैं कि क्या टैक्स ब्रैकेट है। तो हमारे यहाँ जिनकी आय जो है 0 से 3 लाख के बीच में, उनको कोई कर नहीं लगता है। 5% लगेगा जिनकी 3 से 7 लाख के बीच में है, ठीक, उनको 5% लगेगा। और 7 से 10 लाख जिनकी है उनको 10% है। और इसी तरह 10 से 12 में 15, और 12 से 15 में 20, और 15 से अधिक जो है ना, 15 से अधिक जो है उनको लगेगा कितना, 30%। इस तरीके से कुछ जो है टैक्स लगता है। तो ध्यान रखेंगे, वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं उनको जो है कुछ जो है कटौती मिलती है, तो उनके लिए ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे 7,75,000 तक के जो है हो जाएगा ये उनके लिए ये ब्रैकेट। तो ध्यान रखेंगे 7,75,000। वहीं पर पेंशन भोगियों के लिए हम देखेंगे कि कुछ कटौती मिल रही है, 15,000 जो थी उसको 25,000 कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन पर कटौती हुई है और यहाँ पर जो है मानक कटौती इतनी बढ़ा दी गई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये जो है बजट का कुछ जो आय इनकम टैक्स का ब्रैकेट है वो। अब यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन देखना हम चालू करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिख रहा है कि भारत में किन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। टाटा कंसल्टेंसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महारत्न, मिनी रत्न, या कोई भी नहीं। भाई कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है जिनको रिसेंट में जो है दर्जा दिया गया है। किसे दिया गया है तो पहले समझ लेते हैं महारत्न नवरत्न क्या है। तो भारत में जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इनको जो है या फिर सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम जो है, इनको उनके प्रॉफिट के अनुसार, उनके कैपिटल, मार्केट कैपिटल के अनुसार जो है अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वर्ग में जो है उसे महारत्न कहा जाता है, महारत्न के बाद मिनी रत्न, नवरत्न, और नवरत्न के बाद महारत्न, ऐसा आता है। तो ये जो है विभाजन हमको देखने को मिलता है। तो ये किन कंपनियों को शामिल किया गया है, तो उनमें से कोई नहीं थी। वर्तमान में नवरत्न कंपनी कितनी है, तो भाई ये 19 है। भारत में वर्तमान में
नवरत्न कंपनियों की संख्या 19 हो चुकी है। ठीक, चलिए, तो नवरत्न कंपनियां 19 जो हुई हैं वो कैसे हुई हैं, कौन कौन सी उसमें शामिल हुई हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, तो कौन सी इसमें कंपनियां शामिल हो गई हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि भारत में जो है सार्वजनिक क्षेत्र की या पब्लिक सेक्टर की जो उद्यम है, अंडर के टेकिंग्स हैं, तो उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले महारत्न, फिर नवरत्न और मिनी रत्न। अप्रैल 2024 में जो है 3 कंपनियों को जो है नवरत्न का दर्जा दिया है, और वर्तमान में जो स्थिति है उसमें 19, याद रखेंगे 19 कंपनी जो है नवरत्न में शामिल है। तो नवरत्न में सबसे पहले देखते हैं NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसको जो है 2024 में दर्जा दिया गया 18 अप्रैल को, और ये संबंधित है फर्टिलाइजर या उर्वरक बनाने के लिए केंद्रीय उपक्रम है केमिकल फर्टिलाइजर बनाने का। यूरिया निर्माण का मेन काम होता है, ये ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी, और किसान ब्रांड के नाम से इनका जो है खुद का फर्टिलाइजर आता है। ध्यान रखेंगे NFL को नवरत्न का दर्जा मिला है। चलिए आगे देखते हैं हुडको, है ना, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 2024 में ही 18 अप्रैल को इसको दिया गया। फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ सकता है। ये दूसरी कंपनी है जो इसको दर्जा मिला है, ये भी सेंट्रल की कंपनी है, और वर्ष 2070 में इसकी स्थापना की गई थी। देश में आवास व शहरी परियोजनाओं का वित्त पोषण करना, फाइनेंसिंग करना है किसको, जो आपके आवास और अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो योजनाएं होंगी। यह संस्था भारत व अन्य देशों में आवास व शहरी विकास के कार्यक्रम से संबंधित है। कार्यों की डिजाइन व परियोजना हेतु परामर्श, है ना, एडवाइस भी देती है। हुडको वर्ष 2004 में जो है ये मिनी रत्न हो गई थी 2004 में, और अभी 2024 में 20 साल बाद इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अगला देखते हैं इरेडा क्या है। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ऐसे ही हमको एक दिखता है क्रेडा। कमेंट करके बताएंगे, छत्तीसगढ़ की एक कंपनी है, जिसको पता है बताएं क्रेडा, और स्थापना कब हुई है बताएं कमेंट करके। ठीक, तो क्रेडा को भी इरेडा को भी जो है नवरत्न का दर्जा मिला है 26 अप्रैल 2024 को। तो ये जो है नवीनीकरण ऊर्जा, हमारी जो है कुछ एनर्जी होती है रिन्यूएबल, कुछ होती है नॉन रिन्यूएबल। तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल है और जो सारी चीज पर आधारित ऊर्जा है, ये क्या है, हमारी गैर नवीनीकरण है, नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन ये जो है नवीनीकृत ऊर्जा पर कार्य करती है। तो ये जो है वही आपकी सेंट्रल सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी है, और इसका जो है ऊर्जा मंत्रालय व भारत सरकार के तहत एक गैर बैंकिंग NBFC के तहत जो है कार्य करती है। ध्यान रखेंगे स्थापना कब हुई है इसकी, 1987 में। उद्देश्य क्या है, नवीनकरण अक्षय ऊर्जा दक्षता संरक्षण परियोजना का वित्तीय सहायता देना। तो इसलिए ये एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये चीज। 2015 में इसे क्या मिला था, मिनी रत्न का दर्जा। वर्तमान में जो है क्या है, ये नवरत्न हो चुकी है। और क्यों हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जीज पर। अगला देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी की जाती है ये पुस्तक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा जारी की जाती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो संस्था है, ये संस्था देशों में जब आर्थिक संकट होता है उस समय वित्त पोषण करती है देशों को। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ये विश्व के ऊपर जो है अलग अलग आर्थिक रिपोर्ट भी जारी करती है। उसी में एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इस रिपोर्ट में जो है अभी हाल ही में भारत के रिस्पेक्ट में कुछ जानकारी आई है। अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसके द्वारा जो है अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी की गई थी, जिसमें बताया गया कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकासशील देशों की विकास की दर अनुमान जारी की गई। तो इसमें बताया क्या, वैश्विक स्तर पर क्या ग्रोथ हो रही है और भारत की क्या ग्रोथ रहेगी, और इसका अनुमान लगाया गया। वैश्विक ग्रोथ बोल रहे हैं 3.2% की है, भारत की बता रहे हैं कि ये 6.8% की होगी और 6.5 की होगी 2025 में। ये इनका अनुमान है ना, ये एस्टिमेट है, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बता रहा है, इनके अलग अलग जो है कैलकुलेशंस के हिसाब से।
अगला देखते हैं HDR मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 में जो है ये जारी की गई है। तो 13 मार्च 2024 को आई। ध्यान रखेंगे HDR, अभी हमने एक बांग्लादेशी का नाम लिया था, अब दूसरे एक और पाकिस्तानी जो है आपके अर्थशास्त्री मिलेंगे जिनने जो है HDI के डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया। तो रिपोर्ट जारी होती है और रिपोर्ट का एक सूचकांक भी होता है जिसमें पूरा खाका रहता है किस तरीके का मानव विकास हो रहा है विश्व पे। और ये जारी कौन करता है? तो UNDP है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 193 देश इसमें शामिल है। इन सब का आकलन करके ये रिपोर्ट जारी की जाती है। महबूब उल हक नाम से जो है एक अर्थशास्त्री हुए पाकिस्तान के, जिनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। और एक भारतीय मूल के एक और अर्थशास्त्री होंगे जिनका नाम है अमर्त्य सेन, उनका भी इसमें इसके निर्माण में रोल दिखाई देता है। तो ये जो है 3 संकेतकों पर आधारित होता है ये पूरा। HDR जो रिपोर्ट में HDI मेन है, तो HDI जो है जो संकेतक है, ये सूचकांक जो है ये 3 संकेतक पर आधारित है। 3 संकेतक क्या है? तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद होगा लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, है ना, पर कैपिटा इनकम, ठीक, स्कूली शिक्षा या फिर आपकी एजुकेशन एट दी स्कूल लेवल, औसत एजुकेशन क्या है? तो क्या हो गया आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम और एजुकेशन, ये इसके मेजर सूचकांक है, ठीक। और इस आधार पर जो रिपोर्ट आई है इसमें टॉप के 3 जो देश हैं वो ये 3 हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। तो ये स्कोर जो है याद भी ना रहे तो चलेगा, आपको ध्यान रखना है कि टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड है, ठीक। इसमें भारत का रैंक क्या है? तो भारत का 134वां रैंक है और हमारा स्कोर क्या है? 0.644। 193 देशों में हम 134 रैंक पर हैं। बहुत सारा हमको ह्यूमन डेवलपमेंट करना बचा है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। मध्यम मानव विकास कैटेगरी में हम आते हैं, ध्यान रखेंगे, मध्यम मानव विकास कैटेगरी में आते हैं, ठीक। मानव विकास सूचकांक में भारत के संकेतक अगर देखें, जीवन प्रत्याशा हमारे यहाँ जो है एवरेज जो एज है बताई जाती है वो कितनी है? 67.7 ईयर्स है एवरेज एज, है ना। स्कूली शिक्षा लगभग जो है अपेक्षित वर्ष है 12.6 ईयर्स, है ना। स्कूली शिक्षा अपेक्षित और जो औसत है वो है 6.57। इसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम बता रहा है वो कितना है? 5.75 लाख है। किसके अनुसार? मानव विकास सूचकांक के अनुसार। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा उपयोग बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लाई गई है? तो PM सूर्योदय योजना। ध्यान रखेंगे ये नई योजना हाल ही में जो है घोषित की गई है। क्या है ये? तो घोषणा जनवरी में की गई, 22 जनवरी को। रूफटॉप, घर के ऊपर जो है सौर ऊर्जा, सोलर पैनल लगाकर जो है उसको बढ़ावा देने की ये योजना है, जिससे जो है आपका ऊर्जा उपभोग में खर्चा कम हो, है ना। निम्न व मध्यम आय वर्ग वालों के लिए जो है ये स्थापना कर बिजली उपलब्धि कराएगी। इसमें जो है प्रारंभिक लक्ष्य 1 करोड़ घरों के रूफटॉप में जो है सौर ऊर्जा स्थापित या आपका सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है, 1 करोड़। तो ये ध्यान रखेंगे, PM सूर्योदय योजना। सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में देख लेते हैं भाई। आदित्य L1 किस कौन से अंतरिक्ष यान से भेजा गया? तो PSLV C57, ठीक। तो इसके द्वारा से जो है ये भेजा गया, तो ध्यान रखेंगे PSLV C57। ये जो आदित्य L1 मिशन है ये हमारा सूर्य है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी इस तरीके से जो है रिवॉल्व कर रही है, तो रिवॉल्व कर रही है तो इसमें कोई एक लोकेशन में इस तरीके से रखा जाएगा L1 को, जो सैटेलाइट है उसको, और ये इस रॉकेट से भेजा गया है PSLV C57। तो ये ऐसे, जैसे ये सूर्य है तो ऐसे कोई स्थान पे है कि वहाँ से पूरे टाइम जो है उसको सूर्य दिखेगा बिना किसी हिंड्रेंस के। तो L के लिए जो शब्द है उसका नाम है लेग्रांज, है ना। L का मतलब होता है लेग्रांज। लेग्रांज कुछ ऐसे पॉइंट है सूर्य के आसपास जहाँ पर जो है बिना कोई हिंड्रेंस के, रुकावट के जो है कंटिन्यू सूर्य को देखा जा सकता है, उसके बीच में कोई नहीं आएगा।
तो यही है उद्देश्य। सूर्य की ऊपरी वायुमंडल या क्रोमोस्फियर या कोरोना कहा जाता है, जो ऊपर लेयर है, ये ऊपर की जो लेयर है उसे कोरोना कहा जाता है, उसकी जो है स्टडी करने का लक्ष्य है इसका। भारत का सबसे हल्का स्वदेशी निर्मित टैंक, तो हाल ही में जो है जोरावर टैंक बनाया जा रहा है लद्दाख वगैरह वाले क्षेत्र में, जो है भारत यहाँ पर अपना टैंक ले जाएगा, स्थापित करेगा। DRDO और L&T मिलकर बना रहे हैं। सबसे हल्का 25 टन का निर्मित टैंक है और लद्दाख की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में के लिए विकसित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च गति से चलने के साथ साथ जो है पानी के क्षेत्र में भी जो है बेहतर प्रदर्शन करता है। प्रोजेक्ट जोरावर का नाम जो है प्रसिद्ध योद्धा जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया, जो जम्मू कश्मीर में राजा गुलाब सिंह के अधीन जो है ये क्या थे, सैन्य जनरल थे। तो ध्यान रखेंगे जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है इसे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ। तो ये हुआ कंपाला युगांडा में। इसको NAM भी बोला जाता है, NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और दो शक्तियां अस्तित्व में आ गई थी, एक थी USA और दूसरी थी उस समय सोवियत संघ रशिया, जिसे USSR कहा जाता था। जब ये दो शक्तियां अस्तित्व में आई थी तो कुछ देश, जिसमें भारत भी इसका नेतृत्व कर रहा था, भारत, इंडोनेशिया, ऐसे जो देश थे ये नेतृत्व कर रहे थे, ये जो है एक नई गुट का निर्माण कर रहे थे जो गुट निरपेक्ष हो, नॉन अलाइंड, न ये USA के साथ न USSR के साथ, हम अकेले अच्छे हैं। तो ये सक्सेसफुल उतना नहीं रहा, लेकिन इसकी बैठकें होती हैं। अभी कहाँ हुई, तो कंपाला युगांडा में। ठीक है, तो कब हुआ था, जनवरी में हुआ था, 15 से 20 जनवरी को। 19वां शिखर सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग। ध्यान रखेंगे इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, तो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर द्वारा किया जा रहा है। गुट निरपेक्षता का आशय क्या है, गरीब व विकासशील देशों को किसी अन्य महाशक्ति पर निर्भर न होकर स्वतंत्र विदेश नीति के क्रियान्वयन से। तो यही अभी चीज मैंने समझाया कि आपकी विदेश नीति किसी से भी प्रभावित ना हो, जो है स्वयं निर्मित हो। यही है गुट निरपेक्ष या नॉन अलाइंड मूवमेंट। अगला क्वेश्चन, 33rd ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया। ये 33वां ओलंपिक का आयोजन 2024 में हाल ही में पेरिस ओलंपिक में। कई बार ऐसे शब्द पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखेंगे पेरिस ओलंपिक में हाल ही में किया गया। ठीक, कितनी स्पर्धाएं इसमें शामिल की गई थी, तो मेरे ख्याल में इस बार जो है 33 ये शामिल किए गए थे, माफ कीजिएगा 32 जो है शामिल किए गए हैं। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसको हम मान लेंगे 32। कितनी खेलों को, स्पर्धाओं को शामिल किया गया है, तो 32, ध्यान रखेंगे 32, 32। तो आयोजन, ये बिल्कुल डेट ध्यान रखेंगे 33वां। उसके अलावा आयोजन तिथि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक के इसका आयोजन हुआ। कहाँ हो रहा है, तो पेरिस फ्रांस में हो रहा है, एक ही शहर में होता है कभी भी इसका आयोजन। कुल कितने हैं, तो 32, वहां गलती से 33 लिखा गया था, ध्यान रखेंगे। आदर्श वाक्य क्या है, खेल ज्यादा विशाल, अलग व खुला हो। ठीक है, ये मोटो है और इसका इस बार सिंबल जो है एक फ्रिज का है ना, मतलब एक प्रकार का अलग जानवर जैसा है, ये इसका सिंबल है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ पदाधिकारियों के बारे में जान लेंगे। IOC के जो मेन ये कमिटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, उसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक है। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है, तो PT उषा है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन थे, तो रघुराम अय्यर थे। पेरिस में ग्रीष्मकालीन जो जूरी सदस्य में शामिल भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो बिल्किस मीर थी। ये ध्यान रखेंगे, कम से कम ये दो तो आपको बिल्कुल ध्यान रखने, थॉमस बाक और PT उषा। ठीक, अगला यहाँ पर जो है मेडल टैली है ये। ठीक, किसे कितने मेडल मिले हैं, तो इस बार जो है जीता कौन है, USA सबसे नंबर 1 पर रहा, 125 मेडल जीता है। चाइना दूसरे नंबर पर 91 मेडल। जापान जो है टोटल 45 मेडल जीत के तीसरे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया 52 मेडल जीतकर चौथे स्थान पर। और भारत को 6 मेडल मिले हैं, 6
मेडल जीतकर 71 पोस्ट पर। एक जो रजत मेडल मिला है वो किसे मिला है, नीरज चोपड़ा को मिला है। ठीक, तो चलिए ये देखते हैं आगे। और इसमें तो भारतीय खिलाड़ी दल, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 117 खिलाड़ियों शामिल हुए थे, जिसमें से 140, ये सब तो ध्यान नहीं रखेंगे चलेगा, 117 खिलाड़ी दल जो है शामिल हुए थे। ठीक, इसके अलावा 26 जुलाई को जो है सीन नदी पर जो आयोजित उद्घाटन समारोह में कौन था ध्वजावाहक, तो यहाँ पर पीवी सिंधु, और टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन, शरद कमल, ये दोनों जन जो है ध्वजवाहक थे। ध्यान रखेंगे जब उद्घाटन समारोह हो रहा है सीन नदी के तट पर, तो भारतीय से पीवी सिंधु और शरद कमल थे। भाला फेंक में रजत पदक किसे मिला है, तो यहाँ पर मिला है नीरज चोपड़ा को। इस बार गोल्ड जो है पाकिस्तान के एथलीट को मिला है। इनने कितना फेंका था, तो 89.45 मीटर, और इनको कौन सा मिला, तो सिल्वर मेडल मिला है। ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं अगला, पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर के साथ मिश्रित एयर पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन शामिल हुआ था, कल भी ये चीज बताया था, तो सरबजोत सिंह को जो है मिला है। ध्यान रखेंगे मिश्रित में इनको कांस्य पदक मिला है, तो कांस्य पदक मिला है मनु भाकर व सरबजोत सिंह को 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक, ध्यान रखेंगे इसे। अगला देखते हैं, राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक किसे मिल रहा है, तो स्वप्निल कुसाले इनको। तो आप देखेंगे 2 कांस्य पदक हो गए मनु भाकर के, उसके बाद ये तीसरा हो गया स्वप्निल कुसाले को मिल रहा है। ठीक, तो इन्हें कांस्य पदक मिला है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वाले में स्वप्निल कुसाले को, तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक, अंक वगैरह ध्यान भी नहीं रहेगा चलेगा। आगे देख लेते हैं कि 9वां T20 वर्ल्ड कप हुआ था इस साल 2024 में ही। इसकी विजेता टीम कौन है, तो भाई भारत जीता था ये वर्ल्ड कप। किसको हरा के जीता था, तो साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था भारत। बड़ा रोमांचक मैच हुआ था। तो कब से कब तक चला था, 2 से 29 जून तक चला था। अमेरिका वेस्ट इंडीज में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। कुल टीमें 20 थी। प्रायोजक कौन था, स्पॉन्सर था अमूल, और गाना था आउट ऑफ द वर्ल्ड। कुल 55 मैच खेले गए। भारत विजेता रहा, दक्षिण अफ्रीका उप विजेता। फॉर्मेट राउंड रॉबिन फॉर्मेट था, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ पर जो है कुछ प्रमुख है कि प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच कौन था, मैन ऑफ द मैच, तो विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे बोला गया, जसप्रीत बुमराह को बोला गया। ध्यान रखेंगे ये। फिर सर्वाधिक रन किसने बनाए थे, तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाए थे अफगानिस्तान के, 281 रन बनाए थे। सर्वाधिक विकेट किसने लिया, तो अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी ने 17 विकेट लिए हैं। ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर निकोलस पूरन का था, इस बार 98 रन बनाया था। और पहली बार जो है हैट्रिक आ गई इसमें, तो ये पैट कमिंस ने ली है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल भूलेंगे नहीं। जितनी चीज़ें बता रही पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। IPL 2024 की विजेता टीम कौन सी है, इस बार कौन सी टीम ने जो है जीता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम है जिसने जो है इस बार का IPL जीता है। IPL कौन से क्रमांक का था, तो वो भी देख लेंगे। IPL का क्रमांक इसमें मेंशन नहीं है, तो कमेंट में बताएंगे भाई कौन सा क्रमांक था। कब से कब तक चला, 22 मार्च से 26 मई तक के चला। 10 टीमें शामिल थी। फाइनल चेन्नई में MA चिदम्बरम में हुआ था, और KKR और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में हुआ था। तो बिल्कुल बताएंगे कि कौन से नंबर का IPL था। तो यही मिल रहा है फिर से ऑरेंज कैप। यहाँ पे भी विराट कोहली दिख रहे हैं। पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हर्षल पटेल पंजाब किंग्स के थे। प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन थे, मिचेल स्टार्क थे कलकत्ता नाइट राइडर्स के। इमर्जिंग प्लेयर है ना, अभी हाल के पेपर में किसी में पूछा गया है, नीतीश कुमार रेड्डी को बनाया गया था। ठीक, सनराइजर्स हैदराबाद के। मोस्ट वैल्यूएबल फैंटेसी प्लेयर कौन, तो सुनील नरेन थे कोलकाता नाइट राइडर के। ध्यान रखेंगे सारी चीजें। आगे देखते हैं कि सेकेंड महिला प्रीमियर लीग की विजेता टीम कौन सी है।
तो महिलाओं के लिए भी जो हमारे यहाँ लीग चलती है, और RCB जो है कप्तान स्मृति मंधाना ये जीती हैं 23 फरवरी से 17 मार्च, पहले महिला का हुआ, बाद में ये कुल 5 टीमें हैं इसमें, और ये भारत में हुआ था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। सेकंड महिला कौन जीता है? RCB ने ये मैच जीता है। ठीक, और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। नहीं तो चलिए, आज जो है कुल 15 क्वेश्चन, कल मेरे ख्याल में हमने 20 क्वेश्चन देखे थे, कल और कुछ 15 क्वेश्चन देख लेंगे तो 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे आपके लेक्चर से रिलेटेड। और वैसे ही हम छत्तीसगढ़ के भी कुछ लेक्चर बनाएंगे, उम्मीद है इसमें आपका करंट पूरा कवर हो जाएगा। और फिर से अनाउंसमेंट कि कल लास्ट डेट है, अगर एप्लीकेशन में जो कोर्स चल रहे हैं आप परचेस करना चाहते हैं, लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं, पूरा सामान्य अध्ययन का कोर्स अवेलेबल है, चाहे CGPSC हो या व्यापम हो। मात्र 1000 रुपये में आप उसे परचेस कर सकते हैं। तो आज ही जो है परचेस करिए और अपनी तैयारी बेहतर करिए। इसके अलावा आपको टीचर्स डे की ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल दी वेरी बेस्ट।